नमस्ते दोस्तों, ARS स्टडी पेन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए NCERT बेस्ड हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है नए राजा और उनके राज्य। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा FB ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर लें। वीडियो लास्ट तक देखें। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, राष्ट्रकूट किसके अधीनस्थ सामंत थे? राष्ट्रकूट चालुक्य के अधीनस्थ सामंत थे। इसका आंसर होगा ए, चालुक्य। साथ ही ध्यान रखिएगा, शुरुआत में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत संस्कृत काव्य की रचना कब हुई थी? बृहत संस्कृत काव्य की रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। इसका आंसर होगा सी, 12वीं शताब्दी। साथ ही ध्यान रखिएगा, बृहत संस्कृत काव्य में कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत संस्कृत काव्य की रचना किसने की थी? बृहत संस्कृत काव्य की रचना कल्हड़ ने की थी। इसका आंसर होगा सी, कल्हड़। साथ ही ध्यान रखिएगा, प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न कल्हड़ अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए बृहत संस्कृत काव्य असाधारण ग्रंथ था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में इतिहास में किसकी चर्चा की गई है? त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में इतिहास में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट तथा पाल वंश तीनों की चर्चा की गई है, अर्थात इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। साथ ही ध्यान रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि यह इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद का शासनकाल क्या था? सुल्तान महमूद का शासनकाल 997 से 1030 ईस्वी तक था। इसका आंसर होगा ए, 997 से 1030 ईस्वी तक। साथ ही ध्यान रखिएगा, सुल्तान मोहम्मद ने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिंद नामक कृति की रचना किसने की थी? अल हिंद नामक कृति की रचना अल-बिरूनी ने की थी। इसका आंसर होगा ए, अल-बिरूनी। साथ ही ध्यान रखिएगा, सुल्तान महमूद ने अल-बिरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल-बिरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय था। इसका आंसर होगा सी, पृथ्वीराज तृतीय। साथ ही ध्यान रखिएगा, चाहमानों को बाद में चौहानों के रूप में जाना लगा। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा।
जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी नामक शासक को कब हराया था? पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी नामक शासक को सन 1191 ईस्वी में हराया था। इसका आंसर होगा डी, 1191 ईस्वी में। साथ ही ध्यान रखिएगा 1192 ईस्वी में फिर अफगान शासक मोहम्मद गोरी के हाथों ही पृथ्वीराज तृतीय हार गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली चोल शासक किससे माना जाता है? सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजराज प्रथम को माना जाता है। इसका आंसर होगा बी, राजराज प्रथम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजराज प्रथम राजा कब बने थे? राजराज प्रथम राजा 985 ईस्वी में बने थे। इसका आंसर होगा डी, 985 ईस्वी में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजराज प्रथम के पुत्र का नाम क्या था? राजराज प्रथम के पुत्र का नाम राजेंद्र प्रथम था। इसका आंसर होगा बी, राजेंद्र प्रथम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांग राजवंश कितने वर्षों तक सत्ता में रहा? तांग राजवंश 300 वर्षों तक सत्ता में रहा। इसका आंसर होगा डी, 300 वर्षों तक। साथ ही ध्यान रखिएगा तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर एक इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तांग राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तांग राजवंश की राजधानी सियार में थी। इसका आंसर का ए, सियार। ध्यान रखिएगा तांग राजवंश की राजधानी सियार थी। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जिसकी राजधानी सियार दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें।